हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि भूगोल समझने के लिए आपको इसको समझना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इनको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपनी पृथ्वी की आकृति कैसी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही ये कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसे अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति की हम लोग बात करें सबसे पहले। ठीक है, ये मान लिया जाए कि एक काल्पनिक रूप है ग्लोब। ठीक है, ऐसी ही पृथ्वी की आकृति है। तो इसकी पृथ्वी की आकृति हम लोग बात करें तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में इस आकृति को जियोइड। जियोइड, ठीक है, या इसे हिंदी में कहा जाता है भू आभ। भू आभ, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जियोइड, पृथ्वी की आकृति को, और हिंदी में कहा जाता है भू आभ। ये एक ऐसी आकृति है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बैलून ले लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? बैलून। ठीक है, और उस बैलून में पानी भर लीजिए। ठीक है, पानी भरने के बाद क्या कीजिए कि उसके दोनों सिरों को पकड़िए। ठीक है, उसके बाद उसको नचाइए। नचाने पर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर जहाँ हम पकड़े हुए हैं वहाँ थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाता है क्षेत्र, प्लेन, और देखिएगा साइड से बीच से क्या होता है, ये फैला हुआ सा रहता है। उसी तरह से समझिए कि पृथ्वी की आकृति भी एकदम उसी तरीका से है। ठीक है, कि ऊपर से दोनों तरफ सिरों पर क्या होता है, यहाँ पर कैसा है, फ्लैट यहाँ पर, और ये दोनों तरफ क्या होता है, ये बीच की तरफ में ये फैला हुआ होता है। इसी तरह की आकृति को क्या कहता है? जियोइड इंग्लिश में, या हिंदी में इसको क्या कहता है? भूभाग। इसी पर क्या किया गया है, कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है। क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, जो भूभाग है आकृति है, ये एक तरफ क्या है, गोलाकार है। इस पर ही कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है। खींचा इसलिए गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी गोलाकार सतह पर या किसी गोलाकार क्षेत्र पर क्या होता है कि किसी एग्जैक्ट स्थान का पता लगा पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आसानी के लिए क्या किया गया है कि पृथ्वी के पर क्या किया गया है, कुछ काल्पनिक रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर, जो काल्पनिक रूप है ग्लोब, उस पर क्या किया गया है, कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग देखेंगे क्या क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है ग्लोब। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से क्या होती है, एक रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, या इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। किस तरह से? देखिए यहाँ से तो इसके ऊपर देखिएगा आधा भाग और इसके नीचे आधा भाग। इसके ऊपर के भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसके नीचे का भाग कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के क्षेत्र को क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध। और इसी विषुवत रेखा को आधार बनाकर, ठीक है, मान लें कि ये विषुवत रेखा है, इसे क्या किया जाए, बेस बनाकर, इसको ही आधार बना करके पृथ्वी के केंद्र से, मान ले जाए कि पृथ्वी के केंद्र कहाँ पर है, इसके बीचों बीच। ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है कि कोणीय दूरी खींची जाती है। ये मान लीजिए कोणीय दूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी खींच सकते हैं, और यहाँ तक हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग नीचे भी खींच सकते हैं। नीचे बात करें तो यहाँ पर तक ये, और उसके अलावा हम लोग यहाँ तक खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोणीय दूरी खींचा गया, विषुवत रेखा को आधार बनाकर क्या किया गया, पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी खींचा गया, इसी को क्या कहता है, अक्षांश। इसको क्या कहता है, अक्षांश। ठीक है, उसके अलावा इसी कोणीय दूरी से, ठीक है, इसी कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, इसी कोणीय दूरी को क्या कहता है, ये पूरा घूम के आएगा, इसी कोणीय दूरी को क्या कहता है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक है, ये कोणीय दूरी जो हम लोग खींचे उसको अक्षांश, और इस कोणीय दूरी को मिलाकर जो रेखा खींचा गया
उसे क्या कहता है, अक्षांश रेखा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ तक खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। और उसी तरह क्या होगा, नीचे भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। नीचे की बात करें तो हम लोग यहाँ तक खींच सकते हैं, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ये जो कोणीय दूरी है, और कोणीय दूरी को क्या कहा गया, अक्षांश, और कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया, अक्षांश रेखा, ठीक है। अब बात हुआ कि ये मान लिया जाए कि 0 डिग्री है, इसको हम मिटा देते हैं। ये मान लिया जाए कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और इसके ऊपर हम लोग क्या किया, इसको आधार बना करके अक्षांश रेखा खींचा, ठीक है। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, और यहाँ मान लीजिए ये 90 डिग्री। यहाँ नीचे भी 10, 20 और यहाँ 90। अब कहा जाए कि कोई वस्तु 20 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है, 20 डिग्री पर। तो हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो 20 डिग्री यहाँ भी है और 20 डिग्री यहाँ पर है, तो ये ढूंढने में क्या हो जाएगी, थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया कि ये जो 0 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र है, इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री से नीचे वाले भाग क्या कहता है, नीचे में क्या लगाते हैं, नहीं 10 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ, क्योंकि ये कहाँ पर है, उत्तर में, और ये कहाँ है, दक्षिण में। अब कहा जाए कि 20 डिग्री नॉर्थ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, इसी क्षेत्र में ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ पता चल गया, ये नॉर्थ पता चल गया। अगर कहा कि 20 डिग्री साउथ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो कहाँ ढूंढेंगे, 20 डिग्री साउथ पर। तो इस हिसाब से कुछ हद तक हम लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके बाद बात करें कि हम लोग कितने अक्षांश खींच सकते हैं और कितने देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर की हम लोग बात करें कि कितने खींचा जा सकता है, तो देखिए हम चाहें पृथ्वी पर तो लाखों करोड़ों अरबों अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए क्या किया हम लोगों ने, 1-1 डिग्री पर, 1-1 डिग्री पर क्या किया गया है, कोण खींचा गया है, अक्षांश रेखा खींचा गया है। अगर हम लोग 1-1 डिग्री पर खींचेंगे तो देखिए मान लें यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2, 3, इसे करते करते मान लें यहाँ तक, ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के 90 और यहाँ से लेकर के 90, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 90 और नीचे भी क्या हो जाएगा 90, और बीच में जो ये 0 डिग्री है, ये भी क्या है, एक अक्षांश ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा। तो अक्षांश की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 90, 90, 180 और एक 181, अक्षांश क्या हो गया, अक्षांश 181, ठीक है। लेकिन अक्षांश रेखा पूछे, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा की हम लोग बात करें तो देखिए 90 तक तो हम लोग कोण खींच सकते हैं, लेकिन जो इस जगह जो क्षेत्र है 90 डिग्री ध्रुव, जिसे पोल कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है, और यहाँ भी ये ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ कोण बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेखा यहाँ पर नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक बिंदु मात्र है, ये दोनों एक क्या है, बिंदु मात्र है। इसलिए क्या होगा कि हम लोग 90 ऊपर 90 नीचे +1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों तो बना नहीं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर रेखा तो खींचा गया नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 179, ठीक है। क्या हो जाएगा, अक्षांश पूछिए तो कितना हो जाएगा, 181, और देशांतर की बात, अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 179, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बीच इन अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, ठीक है, अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है। मान ले जाए ये 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद मान ले यहाँ एक रेखा, यहाँ एक रेखा, यहाँ एक रेखा और ये एक रेखा, ये मान ले 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ और ये 20 डिग्री साउथ, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ और ये 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ और ये 10 डिग्री साउथ। तो देखा जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है,
तो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात कर ले हम लोग, तो क्या होता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111। ठीक है, 111 किलोमीटर। एक अक्षांश और 1 डिग्री से दूसरे डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये एवरेज है, औसत। ठीक है, औसत कितनी दूरी है? 111। उसके अलावा बात करें तो कि कहा जाए कि 0 से 10 डिग्री के बीच कितनी दूरी है, तो देखिए 0 से 10 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10 डिग्री और 1 डिग्री के बीच कितना है दूरी? 111। तो क्या हो जाएगा? 111, 1110 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा पूछेगा 20 डिग्री के बीच कितनी दूरी हो जाएगा, तो उससे 20 से गुना कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। लेकिन एक अक्षांश से एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बात करें कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे मान लिया कि ये 0 डिग्री है और यहाँ पर मान लीजिए 1 डिग्री है। ठीक है, तो इसके क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र, इसकी दूरी तो हम लोग देख लिया। ठीक है, कितना हो गया? 111। लेकिन इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध। कटिबंध, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में जोन। ठीक है, ये कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध। और इसे क्या कहता है? जोन। जिसे हम लोग उष्ण कटिबंध, उसके अलावा शीत कटिबंध पढ़ते हैं, तो ये अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? अक्षांश। ठीक है, अब हम लोगों ने अक्षांश देख लिया, और इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश भी है, उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर है, ये मान ले जाए 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के बाद क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा एक होता है रेखा जिसका कहा जाता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ, और ये साउथ में है तो क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, उसके अलावा एक और रेखा यहाँ से खींचा जाता है, उसे कहा जाता है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये साउथ, और यहाँ पर क्या है? ये पोल 90 डिग्री, साउथ पोल। ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और यहाँ भी एक रेखा है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब इसको किस लिए माना गया है? तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न किसका? तो सन के लाइट का, सूरज के लाइट का क्या होता है? ये रिटर्न होता है। यहाँ से कहाँ से? 23.5 डिग्री अक्षांश से। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए जब वो सूर्य का परिक्रमा, सूर्य का क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो हमेशा क्या होता है कि पूरा क्षेत्र सूर्य के किरणों के सामने नहीं रहती है। इसका एक लिमिट होता है जहाँ तक सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है उसे क्या कहता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो सूरज की जो किरणें हैं उसके पड़ने की सीधी लंबवत किरणों के पड़ने की जो रेखा होती है उसे क्या कहता है? कर्क रेखा। ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक सूर्य की किरण पड़ती है सीधी, तो वो है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है? इस क्षेत्र तक ये सूरज के लंबवत किरणों की सीमा रेखा होती है। इसके बाद जो ऊपर जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है? सूरज की तिरछी किरणें पड़ती है, और इसके नीचे भी देखिएगा तो क्या होगा? सूरज की तिरछी किरणें पड़ती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब मकर रेखा क्या कहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा और कर्क रेखा। उसके अलावा बात करें कि यहाँ तो ये सूरज की क्या हो गया? तिरछी किरणें पड़ने की, लंबवत किरणें पड़ने की सीमा रेखा होती है, और यहाँ से क्या होता है? इस क्षेत्र में ये कहाँ तक? 66.5 तक क्या होती है? तिरछी किरणें पड़ने की भी सीमा होती है। ठीक है, इसके आगे सूरज की किरणें क्या होता है? इस क्षेत्र में पूरा ठंडा रहता है, सिर्फ सूरज दिखाई देता है, इसे किरण यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ती है। ठीक है,
कहाँ तक? 66.5 तक, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ये हो जाएगा क्या? 66.5 डिग्री। इसे क्या कहता है? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और नीचे वाले भाग को क्या कहता है? 66.5 को अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये सर्किल ऊपर, चूंकि अब देखिएगा मैप पर, तो ऊपर में आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसको क्या कहता है? 66.5 को आर्कटिक वृत्त। नीचे देखिएगा तो अंटार्कटिका एक महादेश है, उसे क्या कहता है? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बात करें हम लोग कि इस क्षेत्र में जो कर्क रेखा, मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो ये दोनों क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? इसको कहता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्योंकि सूरज किरण क्या होता है? यहाँ पर लंबवत चमकता है, इसलिए हमेशा ये क्या होता है? गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए इसको क्या कहता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के। उसके अलावा बात करें, एक अलग ले लेते हैं हम लोग। उसके अलावा बात करें, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? उष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पर उष्ण कटिबंध। और उसके बाद क्या होता है कि इसके इस क्षेत्र में जो 66.5 का क्षेत्र है, 66.5 डिग्री साउथ, जो अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त, और इधर देखिएगा तो यहाँ पर है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। यहाँ पर क्या होता है? सूरज की तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहता है? 23.5 के बाद 66.5 के क्षेत्र को, इसको कहता है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन इंग्लिश में। और इधर भी देखिएगा, यहाँ पर इस क्षेत्र को भी क्या कहा जाए? 23.5 से 66.5 के बीच के, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहाँ तक है 90 डिग्री तक, 66.5 के बाद ये दोनों तरफ, यहाँ इस क्षेत्र को कहता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ हमेशा जमाता है, क्योंकि गर्मी तो रहती नहीं है यहाँ पर, सूरज की किरणें भी सही से नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर क्या कहता है इसको? शीत कटिबंध, फ्रीज्ड जोन, शीत कटिबंध। इसको क्या कहता है? शीत कटिबंध। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? शीतोष्ण कटिबंध। और उसके अलावा 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री पोल पर, और इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री क्या होता है? उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र को क्या कहता है? शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ हमेशा क्या होता है? बर्फ जमा रहता है। तो ये हो गया अक्षांश। अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके प्रमुख अक्षांशों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। और एक और पॉइंट होता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, इसे कहा जाता है महान वृत्त या ग्रेट सर्किल। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्किल। ठीक है, क्योंकि मान ले जाए कि विषुवत रेखा है, ये इसको मान ले जाए कि ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये क्या करता है? पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर जब जाइएगा तो क्या होता है? इसके ऊपर ये यहाँ पर जो वृत्त बनता है वो सबसे बड़ा वृत्त बनता है, सबसे बड़ा सर्किल बनता है। इसके ऊपर जब जाइएगा तो क्या होगा? वृत्त का जो साइज है, सर्किल का जो साइज है, वो क्या होता है? छोटे होते जाता है। इसे मान ले जाए कि ये ग्लोब पर, मान ले जाए कि ये ग्लोब है, ग्लोब के यहाँ पर देखिएगा ये मान ले 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री। अब इस पर मान ले कोई रस्सी बांध दीजिए, कोई वायर से इसको लपेट दीजिए, तो क्या होगा? वहाँ पर ये टाइट हो गया। लेकिन जैसे ही उसको ऊपर खसाइए तो क्या होगा? छोटा होते जाएगा, वो ढीला होते जाएगा वायर।
इसलिए क्या होता है, जो बड़ा सर्किल बनता है, जो महान सर्किल है, जिसे कहा जाता है ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल, उसे किसको कहा जाता है, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि महान सर्किल कौन है अक्षांश में, तो कौन हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा पर ही क्या होता है, सबसे बड़ा सर्किल बनता है। ठीक है, ये है अक्षांश। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर की, क्योंकि इतना से ही हम लोग को कोई जगह का पता नहीं लगा सकते हैं। तो देशांतर की हम लोग बात करें, देशांतर की, तो ये मान लीजिए कि ये पोल है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से एक 0 डिग्री रेखा खींचा गया। ठीक है, इसे क्या कहता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, ये दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, ये है। उसके अलावा यहाँ से एक और रेखा खींचा गया, मान लीजिए यहाँ से खींचा गया, ठीक है, यहाँ से खींचा गया, फिर यहाँ से खींचकर क्या किया, साउथ में मिला दिया। इस रेखा को क्या कहता है, इसे अक्षांश देशांतर रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, देशांतर रेखा। उसके अलावा बात करें कि भाई ये 0 डिग्री मान ले जाए, ठीक है, तो इसके इस तरफ के भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इसके इस तरफ के भाग को क्या कहता है, पूर्वी गोलार्ध। और यहाँ बात किया जाए कि हम लोग कितने देशांतर रेखा खींच सकते हैं एक पृथ्वी पर, तो समझने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, 1-1 डिग्री पर, ठीक है, 1-1 डिग्री पर क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा 1-1 डिग्री पर खींच सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 360 देशांतर रेखा पृथ्वी पर हम लोग खींच सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि इनके बीच के क्षेत्र में जो 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर के बीच में कितनी दूरी होती है, तो देखिएगा, मान लें कि ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, इसके बीच की दूरी की हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, एवरेज दूरी की बात करें तो 111.3 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांश में कितना था, 111 किलोमीटर, और देशांतर में क्या हो जाएगा, 111.3 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बीच के क्षेत्र को, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है, इसको कहता है गोर, गोरे इंग्लिश में इसे क्या कहता है, गोर। ठीक है, अक्षांश में क्या कहता था, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन, देशांतर में क्या कहा जा रहा है, गोरे या गोर। और दूरी की बात करें अक्षांश में, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी थी, 111 किलोमीटर एवरेज, और इसके देशांतर के बीच की दूरी की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 111 क्या हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी जगह का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 10, ये 20, और यहाँ भी मान लीजिए ये 0, ये 10 और ये 20। ठीक है, अब कहा जाए कि कोई वस्तु कहाँ रखा गया है, 10 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, और ये 10 डिग्री वेस्ट में, वेस्ट देशांतर में कोई वस्तु रखा गया है। कहा जाए कि 10 डिग्री नॉर्थ पर है और 10 डिग्री वेस्ट देशांतर, मतलब पश्चिमी देशांतर पर कोई वस्तु रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लें कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, इससे हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये क्या है, इसके नीचे में ये, यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्थ में, तो यहाँ 10 डिग्री ये गुजरा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहीं से देखिए ये है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और कहा जाए कि कहाँ पर स्थित है, 10 डिग्री और ये नॉर्थ में और 10 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट स्थान का पता हम लोगों को चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री देशांतर यहीं पर स्थित है, हमको जगह का पता लगाना क्या था, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री पश्चिमी। तो यहाँ हो जाएगा, कहा जाए कि 10 डिग्री नॉर्थ पर कोई वस्तु रखा गया है और 20 डिग्री देशांतर पर, तो उसका भी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग किसी जगह का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा ये क्या कहता है, ये जो दो देशांतर, ये एक और ये एक, उसके अलावा ये एक अक्षांश और ये एक अक्षांश, ठीक है, दो अक्षांश और दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है, ग्रिड, जाल की तरह। ठीक है, ग्रिड, ये क्या हो गया, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र क्या हो गया, ये ग्रिड, ये एक अक्षांश और ये एक अक्षांश,
और ये एक देशांतर और ये एक देशांतर, ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग समय का पता कैसे लगाते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो अक्षांश की बात कर रहे, देशांतर से हम लोग समय का पता लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग कितने डिग्री के कोण, डिग्री देशांतर खींच रहे हैं? 360 कोण हम लोग देशांतर का खींच रहे हैं। और बात करें कि पृथ्वी कितने घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा में क्या करता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है, घूर्णन करती है। तो 24 घंटा में कितना देशांतर उसको पार करना होगा? 360। तो 360 है, तो 1 घंटा में कितना पार करेगा? तो 360 बट्टा में 24 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना हो गया? 15 डिग्री पार करेगा। 24 घंटा में 360 डिग्री। लेकिन 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। तो देखिएगा तो 15 डिग्री घूमने के लिए कितना वक्त लग रहा है? 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने कितना वक्त लगेगा? 60 बट्टा में 15, 15 चौका 60, 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना वक्त लगता है? 4 मिनट। ठीक है, इस हिसाब से क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी जगह का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर को क्या किया गया है? मान लिया गया है जो ब्रिटिश में, इंग्लैंड के लंदन में स्थित वेधशाला से गुजरती है, उसको क्या किया गया है? 0 डिग्री माना गया है। अब इसके इस तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे 0 डिग्री से इस तरफ, तो टाइम में क्या करेंगे? हम लोग बढ़ाते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, क्योंकि पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस, और इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी क्या होता है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसके पीछे जो 0 के पीछे 180 है, वहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है। ठीक है, वहाँ से घूमते घूमते क्या होता है? पूरब से आते आते पश्चिम में जाता है। इसलिए जब पहले सूरज पूरब में निकला तो क्या हो गया? प्लस करेंगे उधर, और इधर बाद में सूरज निकला तो क्या हो जाएगा? इधर हम लोग माइनस करेंगे। तो 0 डिग्री को मान लिया गया है। और भारत के टाइम जोन क्या कहा गया है? 82.5 डिग्री। कितना माना गया है? 82.5 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर आप बात कीजिएगा तो 0 डिग्री से पहले किधर है? भारत पूरब में है। तो पूरब की हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? 82.5 है, इसको माना गया है 82.5 डिग्री। और पृथ्वी घूमने में 1 डिग्री घूमने कितना लग रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट लग रहा है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट ये आपको आएगा, क्योंकि भारत कहाँ पर है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है 0 डिग्री से। ठीक है, तो ये हुआ अक्षांश और देशांतर। बहुत बहुत शुक्रिया।